हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। और अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, आज की पढ़ाई को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? चैप्टर 2 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अब हम पढ़ेंगे पहले अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में, कि अम्ल किसे कहते हैं। तो देखो, अम्ल अम्ल क्या होता है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? एक तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब ये पीएच मान किसे कहते हैं? पीएच मान एक स्केल होता है जो 1 से लेके 14 तक होता है। कितने तक होता है? 1 से लेके 14 तक होता है। कितने तक? 1 से लेके 14 तक हमारा होता है पीएच स्केल, जिसमें से 0 से लेके 7 तक क्या होता है? हमारा अम्लीय माध्यम होता है। कितना होता है? अम्लीय माध्यम। और 7 से लेके जो 14 तक होता है वो क्षारीय माध्यम होता है। क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है। और जहाँ 7 है इसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। इसको हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। अभी इसके बारे में जानते हैं। तीसरा क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कौन सा लिटमस पेपर है? नीला है। कौन सा है? नीला। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इस नीले लिटमस पेपर को मैंने अम्ल में डुबोया, तो यहाँ पर क्या कर दिया? लाल कर दिया। क्या कर दिया? इस जगह ध्यान से देखिए, क्या कर दिया? लाल कर दिया। ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा पीएच स्केल है कि हमारा अम्ल कितने पर है, क्षार कितने पे, उस कलर को ये दर्शाता है। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। H प्लस से क्या होता है? H प्लस से आयन होता है। जब भी जल में घुलता है अम्ल तो हमें क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है। ये देखो, नींबू है। ये क्या है? नींबू है। तो नींबू एक अम्ल है। ये कौन सा कलर दिया? हमारा लाल कलर दिया। कौन सा कलर दिया? लाल दिया। ये हमारा क्या है? लिटमस पत्र है। ठीक है। अम्ल के कुछ उदाहरण है। अब अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या है अम्ल का? HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बोलो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तीसरा क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसे क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड बोलते हैं। जिसको हम इसको बोलते हैं एथनोइक एसिड। क्या भी बोलते हैं इसको? एथनोइक भी बोलते हैं। किस नाम से इसको भी जानते हैं? एथनोइक के नाम से। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अम्ल के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब क्या है कि कुछ अम्ल हैं। क्या है? कुछ अम्ल, और ये उनमें पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें क्या है, उसमें अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। जैसे पहला क्या है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल हमारा पाया जाता है अंगूर में, पाया जाता है इमली में, पाया जाता है कच्चे आम में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि टार्टरिक अम्ल कौन कौन से फल में पाया जाता है। तो मेरे पास क्या है? अंगूर है, इमली है और कच्चे आम है। ये सारे ऑप्शन आएंगे और आपको क्या है, उसमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दही में, दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तीसरा क्या है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो मधुमक्खी है ना, अगर हमें मधुमक्खी क्या कर लेती है, डंक मारती है ना, या काट लेती है ना, तो जो उसके कांटे होते हैं ना, उस कांटे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और जो लाल चींटी होती है, वो डंक मारती है, वो काटती है, तो उसमें भी क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाई जाती है। अब देखो, गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो, हमारे पेट में क्या बनता है? जठर रस बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो मानो कि जो पेट में पाया जाता है वो पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, ये बोल लो हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो खट्टे फल। खट्टे फल कौन से? जैसे नींबू हो गया, अंगूर हो गया, संतरे हो गए, इन सब में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब आता है मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। अब आते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। जो सिरका है ना, सिरका, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और भी है जैसे ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, गोभी में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर आता है एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल को ही हम कहते हैं विटामिन सी, या विटामिन सी को ही हम कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी में कौन कौन सी चीज पाई जाती है? आंवला खट्टा होता है, विटामिन सी है। नींबू खट्टा होता है, विटामिन सी है। संतरा, टमाटर, आलू, पपीता, हरा और लाल जो मिर्च होता है ना, इसमें पाया जाता है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जितने भी अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया और जान लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। आगे पढ़ेंगे हम सांद्र अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सांद्र अम्ल। कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं हम? देखो, यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम हो तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब है अम्ल की मात्रा, किसकी मात्रा? अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, क्या हो? ज्यादा हो। अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, मैं यहां पर निशान बना देता हूं, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और क्या हो? पानी की मात्रा कम हो। किसकी मात्रा कम हो? पानी की अगर मात्रा कम है, ये कम का निशान है, पानी की मात्रा अगर कम है तो उसे ही क्या बोलते हैं हम? उसे ही हम बोलते हैं सांद्र अम्ल। क्या बोलेंगे हम? सांद्र अम्ल। ठीक है, तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे हम तनु अम्ल। कि तनु अम्ल किसे कहते हैं? यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसे क्या बोलेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। कहने का मतलब जस्ट ये सांद्र अम्ल का उल्टा है। इसमें क्या है? अम्ल की मात्रा कम हो। तो किसकी मात्रा कम हो? अम्ल की मात्रा कम हो। तो अगर अम्ल की मात्रा कम है तो किसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए? मतलब पानी की मात्रा ना। तो पानी की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। तो पानी की अगर मात्रा ज्यादा होगी तो उसे ही बोलते हैं तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम पढ़ेंगे क्षारक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अम्ल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्षारक किसे कहते हैं। देखो, अम्ल का स्वाद क्या था? खट्टा था। लेकिन क्षारक का यहाँ पर स्वाद क्या दिखा रहा है? तो जो क्षारक का स्वाद है ना, वो स्वाद क्या होता है? क्षारों क्षारों का जो स्वाद होता है, ये क्षारक का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। क्षार क्या करता है कि क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देता है। मतलब क्या है कि जो लाल लिटमस पत्र है, ये पेपर है, उसे क्या कर देगा? नीला कर देगा। देखो ध्यान से, ये क्या हमारा? ये हमारा अम्ल है। क्या है ये? सॉरी, ये हमारा क्षारक है। क्या है? क्षारक है। और ये क्या है? लिटमस पत्र है। इस लिटमस पत्र को क्या कर दी? लाल लिटमस पत्र को जब भी हम क्षारक में क्या किए? डुबोएंगे तो ये देखो यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर क्या कर दिया? नीला कर दिया। क्या कर दिया? ये देखो नीला कर दिया। ठीक है, तो क्षारक क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षारों को जो पीएच मान होता है 8 से लेके कितना होता है? 14 तक होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो अम्ल का होता है, किसका? अम्ल का होता है, वो 0 से लेके कितने तक होता है? 7 तक होता है। और उदासीन कितना होता है? तो उदासीन उदासीन हमारा होता है 7 होता है। कितना होता है? 7। लेकिन क्षार कितना होता है? ये क्षारक कितना होता है हमारा? तो ये 8 से लेके कितना होता है? 14 तक होता है। ठीक है, तो 8 से लेके क्या होता है? 14 तक होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्षार होता है। क्षार को पानी में घोल लेने पर हमारे क्या निकलता है? अगर हम अम्ल को घोलते थे
तो H प्लस आयन देता था, और क्षार को घोलने पे क्या देता है, OH आयन देता है। क्या देता है, OH आयन देता है। ठीक है, तो क्षारक के कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। देखो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार है, सारे क्या है, क्षार। देखो इसमें OH आ रहा है कि नहीं, OH OH OH, और OH हमारा क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, ये क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चौथा क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने क्षारक के बारे में भी क्या कर लिया, पढ़ लिया और जान लिया। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सूचक किसे कहते हैं, किसे, सूचक। देखो, सूचक किसे कहते हैं, जिस वस्तु में हमें किसी पदार्थ की प्राकृतिक क्षारीय या अम्लीय का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। देखो, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को हम बताएंगे कि अम्ल है या क्षार है, तो कैसे पता करेंगे, चख के तो हम पता नहीं करेंगे, क्योंकि चख के पता करने पे क्या होता है, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो सूचक के द्वारा हम पता करते हैं कि वो चीज जो जो घुलनशील है वो क्या हमारा अम्ल है, ये क्या है, क्षारीय है। तो किसके द्वारा पता करते हैं, सूचक के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, अब क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है संश्लेषित संश्लेषित सूचक। देखो, सूचक एक और होता है जिसको बोलते हैं गंधी सूचक। क्या बोलते हैं उसको, गंधी सूचक। बट हम पढ़ेंगे तो सिर्फ दो प्रकार के सूचक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है संश्लेषित सूचक। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, तो ऐसे सूचक जो प्राकृतिक पदार्थ हो, जैसे हल्दी, ये प्राकृतिक से होता है, हल्दी, लिटमस आदि से प्राप्त है, इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हो गए, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, संश्लेषित सूचक। कौन सा होता है, संश्लेषित सूचक। तो ऐसे सूचक जो पदार्थ के संश्लेषण से बनाए जाए, जैसे कि मेथिल ऑरेंज है, कौन सा ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, या फिनप्थलीन है, क्या है, फिनप्थलीन है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा संश्लेषित सूचक होता है। ठीक है, और हम इन दोनों को और इनके सूचक के बारे में एक एक करके अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे अम्ल और क्षार में हल्दी का प्रकार क्या होता है। अब देखो, मैंने क्या बोला कि अम्ल और क्षार में, ये देखो, अम्ल और क्षार में हल्दी का प्रकार क्या होता है, हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो अम्लीय घोल में हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। देखो ये पीला है ना, तो ये किसमें होता है, अम्ल में। किसमें होता है, अम्ल में। तो अम्ल में जब भी हम हल्दी को सूचक के तौर पे हम चेक करेंगे तो क्या होगा, उसका कलर क्या रहेगा, उसका कलर अम्ल में हमेशा पीला रहेगा। क्या रहेगा, पीला रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्षार में हल्दी का कलर क्या होता है। अब देखो, हल्दी जो क्षारीय घोल में डालने पर पीले से क्या हो जाएगी, लाल नारंगी कलर की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लाल नारंगी कलर की हो जाती है। तो जब भी हम हल्दी को क्षार में क्या कहते हैं, सूचक के तौर पर चेक करेंगे तो क्या, कौन सा कलर आ जाएगा, नारंगी लाल आ जाएगा। कौन आएगा, नारंगी लाल। ये होता है क्षारक। क्या है, क्षारक में कौन सा आ जाएगा, नारंगी लाल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो अम्ल की मौजूदगी में नीला लिटमस पेपर लाल रंग हो जाता है। अब क्या होता है कि जो नीला लिटमस पत्र है, अभी हमने आगे पढ़ा ना, जब अम्ल के बारे में पढ़ा था कि जो नीला लिटमस पत्र होता है, अगर हम अम्ल में चेक करते हैं तो कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। मतलब कौन सा कलर देता है, लाल कलर देता है। और वहीं क्षार की मौजूदगी में लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, ये नीला। तो वही लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, जब भी क्षारक में उसको हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला। देखो यहाँ पर नीला है ना, और यहाँ पर देखो लाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है कि अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज लाल रंग में हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि हम मिथाइल ऑरेंज के चेक करेंगे। ये क्या है, संश्लेषित सूचक है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है, जब भी मिथाइल ऑरेंज को हम अम्लीय माध्यम में चेक करेंगे तो कौन सा कलर देता है, लाल देगा। कौन सा कलर देगा, लाल कलर देगा है। वहीं अगर हम क्षारीय विलयन के बारे में बात करें कि क्षारीय विलयन में अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा हो जाएगा,
पीले कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा? पीले कलर का हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ना पीला कलर, तो मेथाइल ऑरेंज पीले कलर का हो जाता है जब भी हम उसे क्या क्षारीय विलयन में क्या करते हैं, सूचक की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि अम्ल में फिनप्थलीन रंगीन होता है। जब भी हम अम्ल में फिनप्थलीन डालते हैं या फिनप्थलीन को चेक करते हैं तो क्या देता है ये देखो रंगहीन। क्या देगा? रंगहीन। रंगहीन का मतलब कोई भी कलर नहीं देगा अगर अम्ल को हम फिनप्थलीन से चेक करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछता है कि अम्ल में फिनप्थलीन का कौन सा कलर होता है, क्षारक में फिनप्थलीन का कौन सा कलर होता है। तो अम्ल में हमारा क्या होगा? रंगहीन होगा। कौन सा हीन होगा? रंगहीन होगा। और क्षार में कौन सा कलर का होगा? तो क्षार में हमारा क्या हो जाएगा? गुलाबी। क्या हो जाएगा? क्षारक में क्या है? गुलाबी। और इसमें क्या है? ये अम्ल है ना, अम्ल में क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि धातुएं अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया। धातुएं किसके साथ अभिक्रिया कर रही है? अब अम्ल के साथ और क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे धातुएं की। तो धातु अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो, हमने पहले चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर धातु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो क्या क्या देता है? जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या देगा? एक तो लवण देगा, दूसरा क्या देगा? प्लस हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर क्या दे रहा है? लवण और हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा? धातु और अम्ल के अभिक्रिया समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये धातु है और अम्ल, इन दोनों का अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या दे रहा है? लवण और हाइड्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है? लवण और हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? सोडियम एक क्या है? धातु है। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? ये एक अम्ल है। तो सोडियम क्या हो गया? धातु हो गया। और HCl क्या हो गया? एक अम्ल हो गया। तो इसने क्या दिया? हमारा लवण दिया। तो NaCl क्या होता है? NaCl ये एक क्या है? लवण है। क्या है? लवण। और NaCl को क्या बोलते हैं? साधारण साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक कहते हैं NaCl को। ठीक है, और बाहर क्या दे दिया? H2, मतलब हाइड्रोजन भी दे दिया। तो वही चीज तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो H2 और G का मतलब गैस। सेम क्या है? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Mg मैग्नीशियम और HCl अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा? मैग्नीशियम क्लोराइड देगा। क्या देगा? मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दे रही है। ठीक है, तो हमने धातु के अम्ल के साथ भी अभिक्रिया सीख ली है। आगे चलते हैं। अब करते हैं धातु और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया का समीकरण में क्या है कि जब भी धातु और क्षार के अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? फिलहाल जब भी हम धातु और क्षार के अभिक्रिया कराते हैं ना तो उसमें लवण नहीं बनता। ठीक है, लेकिन धातु हमारे क्या हो गया? जिंक हो गया। और क्षार हमारा मतलब क्षारक हमारा क्या होता है? क्षारक हमारा क्या देता है? OH आयन देता है। और यहाँ पर क्या है? OH है कि नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम किसकी धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या दे रहा है? Na2ZnO2, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। और क्या है? हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो इस समीकरण को याद रखना। ठीक है, कि जब भी हम धातु और क्षारक के अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहे हैं और क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट बना रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉप ध्वनि कि पॉप ध्वनि क्या है। हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो ध्वनि निकलती है उसे क्या बोलते हैं? पॉप ध्वनि कहते हैं। तो जब भी हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो उसमें से जो आवाज निकलती है उसी को बोलते हैं पॉप ध्वनि। जैसे यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं।
अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि साबुन का विलयन है। किसका विलयन है? ये साबुन का विलयन है। ये सारा क्या है? साबुन का विलयन है। तो ये जो साबुन का विलयन है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो साबुन का विलयन है, हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। जैसे बुलबुले निकलते हैं ना, वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? बुलबुले निकल रहे हैं। और जब भी मैं जलती हुई मोमबत्ती उस बुलबुले के पास ला रहा हूं ना, तो फट फट के क्या कर रही आवाज आ रही है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस का दहन, या बोल लो, क्या बोलेंगे हम? पॉप ध्वनि। जब भी मैं मोमबत्ती को, जो जलती हुई मोमबत्ती को उस बुलबुले के पास ले जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉप की ध्वनि की आवाज देगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉप ध्वनि। ठीक है, आप यहाँ से अच्छे से समझ भी सकते हैं और मैंने समझा भी दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या दे रखा है? अगला टॉपिक दे रखा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो, अम्ल और धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या निकलता है? लवण। क्या बनाता है हमारा? लवण कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। जब भी मैं किसी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराऊंगा अम्ल की, किसकी? अम्ल की, तो क्या देगा? लवण देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और क्या देता है? जल देता है। ठीक है, जैसे हम इस समीकरण से समझ सकते हैं कि धातु कार्बोनेट है प्लस क्या है? अम्ल है, तो क्या देगा? लवण देगा। क्या देगा? लवण। क्या दे रहा है यहाँ पर? लवण दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और क्या दे रहा है? जल दे रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? अम्ल है। क्या है यहाँ पर? अम्ल। तो ये अम्ल है, अम्ल है। ये है सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। ये धातु धातु कार्बोनेट है, और हमें क्या बना के दिया? NaCl। और NaCl हमारा क्या होता है? NaCl हमारा क्या है? लवण ही तो होता है। क्या है ये? लवण ही तो है NaCl। सही से लिख देता हूँ, NaCl लवण हो गया। और क्या दे दिया? CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और H2 हमारा क्या होता है? ये जल होता है। क्या होता है? जल होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। आगे है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो धातु लवण देगा, जल देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, तो हम कराते हैं। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम सल्फेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पर देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको देखो, ये क्या है? सोडियम। ये है सोडियम, इधर देखो, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और H2SO4 को क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं। अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराऊंगा तो हमें क्या मिलेगा? अभिक्रिया कराने पे सोडियम सल्फेट, देखो Na2SO4, ये क्या है? सोडियम सल्फेट पानी देगा। यहाँ पर देखो पानी भी दे रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो जब भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराऊंगा तो धातु लवण देगा, जल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्या है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया। अभी हमने क्या किया था? अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करा रहता है। अब क्या करेंगे? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है? अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया। अब उदासीनी अभिक्रिया कैसे हुआ ये? इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, और लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। मतलब जब भी मैं, यहाँ पर देखो लिखा है, जब भी अम्ल और क्षार को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, और क्या बाहर देगा? जल देगा। कैसे? इसको ऐसे समझो, मान के चलो चीनी है। क्या है? ये क्या है? पानी है। पानी है और चीनी है, इस पे पानी भरा हुआ है। अब हमने इस पे क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। तो ये क्या बन गया? शरबत बन गया। अब इसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो गई? पानी की मात्रा मान के चलो ज्यादा है और चीनी की कम है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझना। ठीक है, तो अब इसमें देखो किसकी कमी है? तो इसमें कमी हमारी है
पानी क्या है, ज्यादा है, पानी क्या है हमारा, ज्यादा है, और चीनी क्या है, कम है। तो जब चीनी कम है तो चीनी और डालनी चाहिए, तो मैंने इसमें चीनी और डाला। अब क्या हुआ कि चीनी हो गई ज्यादा। जब चीनी ज्यादा हो गई तो अब किसकी मात्रा ज्यादा हो गई, चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई, पानी की कम हो गई। तो वैसे ही अम्ल और क्षार है कि अम्ल अगर बढ़ रहा है तो क्षार कम हो रहा है, क्षार कम हो रहा है तो अम्ल बढ़ रहा है। लेकिन उदासीनीकरण कैसे होगा, तो जिसमें से चीनी भी बराबर रहे और पानी भी बराबर रहे, मतलब क्या हो, न ज्यादा चीनी, न ज्यादा कम हो, न चीनी ज्यादा हो, या ज्यादा, या पानी कम ना हो या पानी ज्यादा ना हो। कहने का मतलब है कि मिठास दोनों में से, मतलब मिठास हो, न मिठास ज्यादा हो न मिठास कम हो, बराबर हो। तो उसे ही बोलेंगे उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। या ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आटा है, हम पानी डालते हैं तो उसको क्या, आटे को हम सानते हैं तो बन जाता है हमारा, रोटी बनाने के लिए बनाते हैं ना। तो अगर उसमें पानी अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, थोड़ा और आटा मिलाते हैं, मतलब उसको, उसके पानी को, मात्रा को कम करते हैं। और वहीं अगर आटा ज्यादा हो गया तो थोड़ा और पानी मिलाते हैं। तो एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो वही अगर अम्ल और क्षार को हम अभिक्रिया कराते हैं तो एक दूसरे को काट को क्या बनाता है, उदासीन करता है, मतलब उदासीनीकरण करता है। लेकिन यहाँ पर उदासीनीकरण से क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमारा, लवण, और क्या मिल रहा है, प्लस जल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर HCl, क्या है, HCl एक क्या है, अम्ल है। क्षारक, क्षार क्या है, NaOH है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या, लवण, NaCl अभी मैंने बताया ना, लवण होता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। H2O क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, सार्वभौमिक सूचक और सावित्रिक सूचक। हम पढ़ेंगे सार्वभौमिक सूचक और सावित्रिक सूचक किसे कहते हैं। देखो, पहला लाइन क्या है कि यह कई सूचकों का मिश्रण होता है। तो क्या होता है, यह कई सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। दूसरा क्या है, यह अलग अलग पीएच मानों पर अलग अलग रंग दिखाता है। तो हर एक पीएच मान पर क्या करता है, अलग अलग रंग दिखाता है। पीएच मान का मतलब मान चलो 1 से लेकर 14 तक स्केल दे रखा है, उसमें हमें पता चलता है कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, ज्यादा अम्ल कौन, ज्यादा अम्लीय कौन सा है, ज्यादा क्षारी कौन सा है, उदासीन कौन सा है। ठीक है, ऐसे एक स्केल होता है, ये देखो नीचे स्केल दे रखा है ना, इसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसा एक स्केल होता है जहाँ पे क्या होता है, 1 से लेके कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, 7 होता है। 7 वाला क्या होता है, ये उदासीन होता है। और इधर जितना होता है वो अम्ल होता है। क्या होता है, ये अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। इधर जितना होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। और ये जो 7 पर होता है उसे क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलेंगे इसको, उदासीन। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, यह अम्ल और क्षार की ताकत का पता लगाने में मदद करता है। ये क्या करता है, अम्ल और क्षार के बारे में बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्या है, सार्वभौमिक सूचक का इस्तेमाल करके अम्लों और क्षारों के पीएच मान का पता लगाया जा सकता है। तो अम्ल और क्षारों को क्या करते हैं, हम पीएच का मान का पता लगा सकते हैं, किसका, इस सूचक से। ठीक है, पांचवा क्या है, सार्वभौमिक सूचक का इस्तेमाल करके अम्लों और क्षारों की ताकत का पता लगाया जा सकता है। सेम लाइन है, यहाँ पर शायद एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखी रहने दो। अब देखो, ये चित्र आगे भी बना समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने भी क्या बताया था कि इधर देखो, ये क्या है, ये वाटर है। यहाँ पर देखो 7 जहां पर है ये वाटर है, ये 7 है। तो 7 पर क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर, मतलब पानी। लिखता हूँ, पानी। क्या है, पानी। और पानी हमारा क्या होता है, पानी हमारा उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। पानी हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। तो 7 पर क्या है, बिल्कुल 7 पर क्या है, हमारा पानी है। मतलब नहीं, ना तो ये अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। अम्ल तो खट्टा होता है, क्षार क्या होता है, कड़वा होता है। और पानी क्या, पानी ना तो कड़वा होता है और ना ना खट्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उदासीन हुआ। अब देखो, 7 से जो पहले सारी चीजें दे रखी है ये क्या है, अम्ल है। यहाँ पर जितना दे रखा है क्या है, 7 से, मतलब क्या है, 0 से लेके कितने तक है, 7 तक। इसे क्या बोलेंगे, अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। और वहीं से 8 से लेके 14 तक क्या हो गया हमारा, क्षारक है। क्या है, क्षारक है। और 7 पर हमारा क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन।
लेकिन अम्ल अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे नींबू भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, अंगूर भी खट्टा होता है, सेब भी हल्का खट्टा होता है। तो सबका अम्लीय माध्यम जो है अलग अलग है। तो वही अलग अलग यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 6 पर जो दिखा रहा है वो क्या हमारा है, मिल्क है। मिल्क माने मतलब दूध। दूध इसका पीएच मान कितना हो गया, 6। 7 पर क्या दिखा रहा है, वो 5 पर क्या दिखा रहा है, कॉफी दिखा रहा है। टोमेटो मतलब टमाटर 4 पे दिखा रहा है। विनेगर मतलब क्या हो गया हमारा, सिरका दिखा रहा है। और कितने पर, 3 पर दिखा रहा है। लेमन मतलब हमारा क्या हो गया, नींबू 2 पर दिखा रहा है। नींबू भी तो अम्लीय है ना, 2 पर दिखा रहा है। और स्टमक एसिड जो हमारे पेट में एसिड बनता है, अम्ल बनता है, वो उसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और जो बैटरी में डलता है जिसको बोलते हैं तेजाब, या बैटरी पे जो अम्ल डलता है वो कितने पर होता है, 0 पर होता है। कितने पर होता है, 0 पर होता है। ठीक है। सेम इधर देखो, 7 के जस्ट बाद क्या है, 8 9 10, मतलब 8 से लेके 14 तक ये हमारा क्या है, क्षार है। क्या है, क्षारक जिसको बोलते हैं। तो वही चीज जो हमारा खून होता है वो 8 होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। बेकिंग सोडा 9 होता है। ठीक है। स्टमक टेबलेट, पेट में जो टेबलेट जाता है उसका पीएच मान वो 10 होता है। तो सबका अलग अलग है। यहाँ पर देखो जैसे साबु, सॉरी थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो गई। जैसे साबुन है, सोप है, उसका कितना होता है, 12 होता है। ठीक है। और जो क्लीनर होता है उसका कितना होता है, 14 होता है। तो सबका जो पीएच मान है ना, क्षार का, अम्ल का अलग अलग होता है। होता तो क्षारक ही है, लेकिन उसका एक क्या है, मान जो है अलग होता है। कौन सबसे ज्यादा क्षारी है, कौन सबसे ज्यादा अम्ली है, कौन सबसे कम अम्ली है, कौन सबसे क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा अम्ली है। ठीक है, बस इसी के बारे में बता रखा है। यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 7 पर हमारा क्या है, 7 पर हमारा उदासीन है। ठीक है। 7 पर क्या हमारा उदासीन है। 7 से जो पहले दे रखा है, 7 से पहले ये अम्लीय है, और 7 के जस्ट बाद क्या है, हमारा क्षारीय है। ध्यान से देखो, अभी जैसे मैंने शुरू में पढ़ाया था, शुरू में मैंने क्या पढ़ाया था कि अम्ल हमारा कौन सा आयन देता है, तो अम्ल हमारा H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है कि नहीं देता। और वहीं क्षार हमारा कौन सा आयन देता है, तो क्षार हमारा कौन सा आयन देता है, OH आयन देता है। कौन सा आयन देता है, OH। तो देखो यहाँ पर जितना बना हुआ है, ध्यान से देखो देखो देखो, ये जैसे जैसे इधर जा रहा है ये क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो 7 से पहले अम्लीय माध्यम कितना है, बहुत ज्यादा है। और 7 के बाद क्या है, अम्लीय माध्यम क्या हो गया, कम हो गया। सेम यहाँ पर देखो, देखो इधर देखो, 14 से 8 तक में देखो, इधर इधर घट रहा है ना। तो 14 से इधर 8 तक जाओ, देखो यहाँ पर क्षारीय माध्यम कितना है, बहुत ज्यादा है। ये क्या दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। और इधर देखो जितना जितना बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, OH आयन कम हो रहा है, मतलब क्षार कम हो रहा है। ठीक है। तो समझाने का पर्पस बस यही था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या मान है। किसका, पीएच का। ठीक है। तो पीएच का मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। तो पीएच मान कितना होता है, तो पीएच का मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है पीएच का मान। ठीक है। पीएच मान 5.6 से कम होने पर क्या, पर 5.6, हाँ 5.6 कम होने पर वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब भी पीएच मान कितना, जब भी पीएच मान 5.6 से कम हुआ, क्या हुआ, कम हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब भी हमारा पीएच मान 5.6 से क्या हुआ, कम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। तीसरा है, मिट्टी के पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होने पर वह तटस्थ होती है। ठीक है। ज्यादातर जो मिट्टियां होती है ना, वो कितने पर होती है, उनका पीएच मान 3.5 से लेकर पता कितने तक होता है, 10 के बीच होता है इनका पीएच मान। तो ये पीएच मान है जो हम क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है क्या होता है, एन NaOH, ये क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन
मतलब लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार या फिर क्लोर एल्कली प्रक्रिया भी कहते हैं। कहने का मतलब जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं तो क्या करेंगे हम वहां पर हम सोडियम क्लोराइड, किसका, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड और फिर क्या करेंगे, जल, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जब भी मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। जब ये मिलेगा इसी को बोलते हैं क्लोर क्षार। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार, या बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रक्रिया भी इसे कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोर एल्कली प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है और क्या क्या देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लोरीन का उपयोग। किसका पढ़ेंगे, क्लोरीन का उपयोग। देखो, क्लोरीन का इस्तेमाल सीवेज और औद्योगिक कचरे को साफ करने के लिए किया जाता है। जो कचरे वगैरह है, ये सीवेज वगैरह है, उसको साफ करने में हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि क्लोरीन का इस्तेमाल कपड़े और कागज को सफेद करने के लिए भी किया जाता है। और क्लोरीन का इस्तेमाल किस में किया जाता है, कपड़े को और कागज को सफेद करने के लिए भी किया जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा दे रखा है, ये तीसरा, कि क्लोरीन का इस्तेमाल घरेलू सफाई उत्पादों में भी किया जाता है। तो जो साफ सफाई है, घरेलू उत्पाद है, उनके लिए भी क्या करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का उपयोग। किसका पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का इस्तेमाल कैसे होता है। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन कोशिकाओं में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग किस में किया जाता है, बिजली बनाने में या ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन में के रूप में किया जाता है। जो रॉकेट में ईंधन पड़ता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल साबुन, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो साबुन बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है इसका इस्तेमाल नालियों को खोलने व उत्पादों में किया जाता है। तो नालियों को खोलने में भी क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दे रखा है विरंजक चूर्ण का निर्माण। अब विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण, तो विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं CaOCl2। क्या है हमारा, CaOCl2, यही हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है और इसी को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे, शुष्क बुझे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझे चूने जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। जब भी मैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का अगर निर्माण करूंगा तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उससे प्लस में क्या लूंगा, क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन गैस मैंने इसमें क्या किया, प्रवाहित करी, तो हमें क्या मिले, CaOCl2 मिला। ये हमारे क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। और बाहर क्या निकल गया, हमारा जल बाहर निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे कि विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखो जैसे पानी को साफ करने पे, जब भी पानी को हम साफ करते हैं तो उसमें कहाँ है, उसमें विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों को धोने और विरंजक के लिए किया जाता है। जो कपड़ा वगैरह जो सफाई वगैरह करते हैं, जैसे जीन्स वगैरह जो बनती है, उसमें किसका है, इसी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर किस में इस्तेमाल करते हैं, कागज उद्योग में कष्ट लुगदी को विरंजक के लिए करते हैं। अब क्या करते हैं कि कागज का जो उद्योग होता है ना, उसमें भी हम विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं।
आगे क्या हमारा दे रखा है, रोगाणुनाशक के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में भी हम करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे हम, कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा है, ये इसका फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और पानी के रासायनिक संयोजन से बनाया जाता है। इसे सोलवे प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाता है। कहने का मतलब हम क्या क्या ले रहे हैं, NaCl मतलब सोडियम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, अमोनिया ले रहे हैं। इन सब के मिश्रण से हम क्या कर रहे हैं, या ये अब क्या है, हमारा अभिकारक है ना, इन अभिकारक को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या उत्पाद क्या बन रहा है, सोडियम अमोनिया क्लोराइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, NaHCO3, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसी को तो बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। समझ में आया। तो किससे किससे बनकर निर्माण हुआ, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और किससे हुआ है, अमोनिया से। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का उपयोग हम पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो, तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है खाना पकाने पे। मान के चलो कि क्या करते हैं, जब हमारे घर पे ये छोले वगैरह बनते हैं या राजमा वगैरह बनते हैं, तो वो जल्दी नहीं पकता ना, तो हम वहाँ पर बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, जल्दी पकता है। तो खाना पकाने में किया जाता है। एंटासिड में किया जाता है। एंटासिड का मतलब क्या होता है, जैसे हम हमारे पेट में क्या है, अम्लीय माध्यम जब ज्यादा हो जाता है या अपच हो जाती है, खट्टी डकार आती है, तो हम इनो का इस्तेमाल करते हैं ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि इनो एक क्षार है, और ये क्या करता है, वो जो हमारा एसिटिक हमारे एसिड हमारे पेट में बन गया है या अपच हो गया है, उस चीज को क्या करता है, उदासीन करता है। तो इसलिए हम इनो पीते हैं, तो उदासीन कर देता है, तो क्षार है। और ये क्या होता है हमारा, बेकिंग सोडा हमारा क्या है, एक क्षार है। तो हम बेकिंग सोडा भी हम खा सकते हैं इनो की जगह। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर इनो का एक क्षार है, या उदासीन कर देता है, क्योंकि अम्ल हमारे पेट में क्या बनता है, अम्लीय तो बनता है। ठीक है, तीसरा क्या है, सोडा एसिड अग्निशमक यंत्रों में, ये जो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर है, इसके लिए भी क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हल्के एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, मतलब दवाई के रूप में भी क्या है, ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है धोने का सोडा। किसका सोडा, धोने का सोडा। जो हम कपड़े वगैरह धुलते हैं उसका सोडा, जिसको बोलते हैं निरमा, सर्प बोलते हैं ना, सरफ बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और कितने जल हो गया, 10H2O, मतलब क्या हो जाएगा इसमें, जल। क्या है हमारा, जल, 10H2O। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और 10 की वो जल की कितनी मात्रा, 10 मात्रा। तो हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे और जल लेंगे, तो क्या बन गया हमारा, किसका निर्माण हो गया हमारा, धोने का सोडा। किसका हो गया, धोने का सोडा। ठीक है, तो धोने का सोडा का निर्माण कैसे हुआ, समझ में आया। अब धोने का सोडे का इस्तेमाल देखते हैं, किसको उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो धोने का सोडा कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, कपड़े धोने पर होता है। किसमें होता है, कपड़े धोने पर होता है। और कागज, कपड़ा, साबुन और डिटर्जेंट उद्योगों में भी होता है धोने का सोडा। तो कागज में भी होता है, कपड़े में भी होता है, साबुन में होता है, और डिटर्जेंट के रूप में भी होता है। जिससे हम साबुन यूज करते हैं ना, वो धोने का सोडा ही है, उसी से मिलकर बना होता है। ठीक है, और धोने का सोडा क्या नाम है, इसको क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और क्या है, जल है, 10H2O है। ठीक है, जल मृदुकरण में होता है। क्या है, जल मृदुकरण मतलब पानी की सफाई, जिसमें मिट्टी वगैरह होती है, उसमें भी क्या होता है, इसी का उपयोग किया जाता है। कांच उत्पादन में किया जाता है। किसमें होता है, कांच उत्पादन में किया जाता है, कि जो कांच का उत्पादन होता है उसमें भी क्या है, धोने का सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं पीओपी। पीओपी जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पेरिस से है।
ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी क्या हुआ कि जो हमारे घर पे पुट्टी वगैरह करते हैं ना, तो क्या है, ये प्लास्टर ही तो होता है। तो घर में पुट्टी वगैरह करवाते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, और फिर क्या होता है, हाफ H2O। क्या होता है, हाफ H2O। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, समझ में आया। देखो, अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट का मतलब ये है, जिसको बोलते हैं 1/2, 1/2, 1/2 H2O, इसी को बोलते हैं अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पर निर्माण हो गया, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, यहाँ पर देखो CaSO4 और हाफ H2O, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, 3/2 H2O, और फिर क्या, जिप्सम तो को तैयार कर दिया। किसको तैयार कर दिया, जिप्सम को। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट, और कितना है, जल के कितने अणु है, 2H2O। मैं यहाँ पर अलग से लिख के बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये 3/2 का मतलब क्या है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और क्या है, हाफ H2O, जिसको बोलते हैं अर्धहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, अर्धहाइड्रेट। अभी किसके साथ कर रहा है, 1/2। इसी को हम क्या लिखेंगे, 1/2, 3/2 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3/2। अगर इतना लिख के आ जाओगे ना, इसका मतलब यही होता है। और क्या होगा, H2O। जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो हमारा मिलने के बाद क्या बन रहा है, मैं नीचे बना दे रहा हूँ, CaSO4 और 2H2O। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं इसको, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो जो खिलौना वगैरह बनाते हैं उसमें भी किया जाता है, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उसमें भी किया जाता है, और सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। फिर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते। जब हमारी हड्डी टूट जाती है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो उसमें जो प्लास्टर चढ़ता है उसमें भी क्या है, यही काम आता है। ठीक है, दंत चिकित्सा में, अब क्या करते हैं, दंत चिकित्सा में भी क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है। अग्नि से पदार्थ में होता है, आग बुझाने के, आग वाले जो चीज होती है ना, उसमें भी क्या होता है, या बोल लो आग बुझाने में भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, बस यहीं तक है, बस खत्म हो गया। तो हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सीख लिया और अच्छे तरीके से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।